मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और डेफिनेशंस की जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हम लोग थे बैंकिंग कंपनी पे। अब उससे हम आगे बढ़ेंगे और पॉइंट नंबर 6 पे आ रहे हैं, बोर्ड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ बोर्ड का मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिसाब से बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन से है। तो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जो इस तरीके की प्रोसीडिंग करेंगे। कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग मतलब जिसमें दो पक्षों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में जो भी झगड़ा है, जो भी डिस्प्यूट है, उसको सेटल करने के लिए जो प्रोसीडिंग की जाती है वो बोर्ड के द्वारा की जा सकती है। तो वो बोर्ड जिसमें कुछ मेंबर्स होंगे उन्हें बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन कहेंगे। हम इनके बारे में हम कुछ बातें डिटेल में और फिर आगे करेंगे। फिलहाल यहाँ आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्लोज़र का मतलब किसी भी अंडरटेकिंग या इंडस्ट्री को परमानेंटली क्लोज़ करने से है। अब हो सकता है कि वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाए या फिर उसका कोई ब्रांच को बंद कर दिया जाए, तो इसे हम क्लोज़र कहेंगे। नेक्स्ट इज़ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। तो वो पर्सन जो कॉन्सिलिएशन की प्रोसीडिंग करता है, परफॉर्म करता है, यानी कि जो भी झगड़े को सुलझाने का काम करता है या जो इस प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व होता है, उसे हम कॉन्सिलिएशन ऑफिसर कहते हैं, जो कि सेटल करता है डिस्प्यूट्स को बिटवीन टू पार्टीज़। नेक्स्ट इज़ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। तो ऑब्वियसली प्रोसीडिंग का मतलब वो सारी कार्यवाही जो डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने के लिए, चाहे वो ऑफिसर के द्वारा की जाए या बोर्ड के द्वारा की जाए। कंट्रोल्ड इंडस्ट्री का मतलब गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के अंडर जो इंडस्ट्री आ जाएगी, दैट इज़ कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। और वो ज़रूरी है ऐसी इंडस्ट्री ही होगी जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ऐसा किया जाएगा। ठीक है। कोर्ट का मतलब यहाँ पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से है, जो इंक्वायरी करेगी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी अगर कल कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है दोनों पक्षकारों के बीच में। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयर वो होता है जो अपने अंडर कुछ लोगों को कार्य देता है और जिसके अंडर जो है वो एम्प्लॉई काम करता है और उसके बदले में ये वेजेस या सैलरीज प्रोवाइड करते हैं। तो एम्प्लॉयर वो हैं जो कुछ सर्विसेज जो है वो लेते हैं एंड उसके रिटर्न में वो दे विल पे वेजेस और सैलरीज टू देयर एम्प्लॉयज़। ठीक है। और एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एम्प्लॉय हो सकती है, स्टेट भी हो सकता है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकता है, कोई प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पर उस पर्सन से है जो ट्रेड यूनियन वर्ड आपने सुना होगा। जब कभी किसी फैक्ट्री का या इंडस्ट्री का जिक्र आता है तो वहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं उन वर्कर्स की एक यूनियन होती है जिसे हम ट्रेड यूनियन कहेंगे, जिसे हम हिंदी में श्रम संघ कह सकते हैं, जो वर्कर्स के बेनिफिट के लिए काम करती है यूनियन, जो एक तरह से यूनिटी बनाए रखने के लिए बनाई जाती है। राइट। तो उसको जो मैनेज किया करता है उसे हम एग्जीक्यूटिव कहेंगे। तो एग्जीक्यूटिव एक्चुअली एक बॉडी है जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है और इसके सारे कार्यकलाप जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है जी इंडिपेंडेंट का मतलब उस पर्सन से है जो किसी बोर्ड का मेंबर है या कंसिलिएशन ऑफिसर है, लेकिन हमें वो पर्सन ही कंसिलिएशन ऑफिसर या बोर्ड के मेंबर या चेयरमैन के तौर पर लेना चाहिए या होना चाहिए, जो किसी भी झगड़े में जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन ना हो। यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो उनके बीच में जो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग होगी, उस प्रोसीडिंग के लिए जो भी लोग कार्यरत होते हैं, जो भी अपॉइंट किए जाते हैं, वो पर्सन इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जैसे अभी मैंने बोर्ड का जिक्र किया, तो बोर्ड में वो लोग होने चाहिए जिनका उस झगड़े से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनका डिसीजन जो है वो बाइस्ड हो जाएगा, यानी पक्षपात वाला हो जाएगा और वो गलत बात होगी। ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट का मतलब उस पर्सन के इंडिपेंडेंसी से है जिसको कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना है। ठीक है। इंडस्ट्री की बात करेंगे। इंडस्ट्री देखिए, नॉर्मली इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री जिसमें एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं किसी पर्सन के अंडर और वहाँ पर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस चीज़ का, और एम्प्लॉयज़ को जो है वो हायर किया जाएगा, उनको उसके बदले में वेजेस या सैलरीज दी जाएगी। ओके। और एक सिस्टमेटिक तरीका होगा काम करने का। राइट। ये और उनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना होगा। ठीक है। तो
तो अगर प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है या फिर उनका मोटिव जो है चैरिटेबल है या सोशल है, तो वो इंडस्ट्री की कैटेगरी से बाहर हो जाता है, वो इंडस्ट्री नहीं कहलाता। ठीक है, यानी कि अगर हम इन सब बातों को देखें तो एक तो ये है कि इंडस्ट्री का मतलब यहाँ जिसमें कुछ पूंजी यानी कि कुछ कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी, और दूसरा उसका काम, उससे हमारा जो मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने कई बार कई जगह पर अलग अलग टाइम पर बहुत सारे डिसीजन दिए हैं, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 भी अमेंडमेंट उसमें कई सारे हो चुके हैं, कई सारे संशोधन हो चुके हैं, और उन संशोधन के आधार पर इंडस्ट्री की डेफिनेशन में अब काफ़ी बदलाव आया है। अब इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन या उसकी डेफिनेशन इतनी ब्रॉड हो गई है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं। ठीक है, जैसे एक ये आप केस दे सकते हो, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस राजप्पा, एक 1978 में केस आया था, बड़ा फेमस केस है, और इसमें ये इसका जिक्र जो है हर जगह आप जहाँ पे भी आप अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको ये केस हर स्टडी में आपको मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था, जो अपना डिसीज़न दिया था, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें क्लियर की थी। एक कि इंडस्ट्री को इंडस्ट्री हम तभी कहेंगे अगर वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में एक सिस्टेमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और ऑपरेशनल कोऑपरेशन होगा। मतलब एक सिस्टेमेटिक उनका रिलेशन होगा और दोनों के बीच में एक कोऑपरेशन होगा, एक सहयोग होगा फॉर किसके लिए, फॉर और प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट एसेंस। वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला ना कि प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है, बट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से, उनके डिसीजन के हिसाब से प्रॉफिट अर्न करना इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट एसेंस और टास्क ऑफ एन इंडस्ट्री, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो मिक्स सेक्टर में हो। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, नो। थर्ड वन इज़ इंडस्ट्री रिलेट्स ओनली टू फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज से कनेक्ट करती है, इसका मतलब इसमें रिलीजियस या स्पिरिचुअल सर्विसेज नहीं आती है। देखिए, सर्विसेज तो आती हैं लेकिन रिलीजियस या स्पिरिचुअल नहीं आती हैं। हाँ, जैसे अब हेल्थ सर्विसेज हैं वो आ सकती है, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल क्या करते हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको इंडस्ट्री आप मान सकते हो। बेशक से उनका जो प्रॉफिट, मान लीजिए कोई चैरिटेबल भी हॉस्पिटल है, लेकिन अगर उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है क्योंकि चैरिटेबल है, लेकिन क्योंकि वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, रिलीजियस और स्पिरिचुअल सर्विसेज नहीं है, फिजिकल गुड्स और सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है जो एक तरीके से ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट के लिए और ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है। तो ये एक तरीके से ट्रिपल टेस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में क्लियर किया कि ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो वो इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके अगर इन बातों पर हम देखें तो हमारी इंडस्ट्री में क्या क्या शामिल हो सकता है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन भी शामिल हो सकते हैं, यानी कि खेती बाड़ी करते हैं और जो है क्रॉप्स को जो है सेल किया जाता है और उसमें जो वर्कर्स हायर किए जाते हैं, दिस इज़, और अगर वो सिस्टमेटिक है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों चीज़ें होनी चाहिए, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीका होना चाहिए काम करने का दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में। हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज हैं, एजुकेशनल, अब एजुकेशन में तो एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है ना। अच्छा, कई ऐसे इंस्टीट्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो पैसा लेकर एजुकेशन देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिना पैसों के भी करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, कर सकते हैं, बट एक तरीका है, वो हायर करते हैं टीचर्स को और वर्कर्स को और एम्प्लॉइज़ को, वर्कर्स तो नहीं मतलब एम्प्लॉइज़ को या और जो भी स्टाफ है, तो उनको जो है बेशक से इनका पर्पस बेशक प्रॉफिट अर्न करना नहीं हो तो भी ये इंडस्ट्री में इंक्लूड होगा। ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो मैनेज किए जाते हैं, ओन किए जाते हैं होली और पार्शली बाय ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ज़रूरी नहीं है चाहे वो चैरिटेबल, सोशल, फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, कॉपरेशन से काम कर रहे हैं, चाहे उनका पर्पस चैरिटेबल भी क्यों ना हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात बोली कि प्रॉफिट अर्न करना इज़ नॉट द एसेंशियल मोटिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन if we want to include that organization in industry, right? नेक्स्ट इज़ खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़, इसको भी हम इंडस्ट्री मानेंगे। एनी एक्टिविटी और प्रोफेशन, कोई भी ऐसा प्रोफेशन और एक्टिविटी जो एक छोटा ग्रुप है, जो मान लीजिए एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप के द्वारा किया जाता है, जहाँ पर लोग जो हैं 10 से कम है, 10 की संख्या से कम है, मतलब लेस देन 10 पीपल अगर काम कर रहे हैं
एक ग्रुप चला रहे हैं, क्लब चला रहे हैं, तो वो भी, हाँ, उसमें भी अगर ऑर्गेनाइज तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्री है। डोमेस्टिक सर्विसेज को अगर ऑर्गेनाइज तरीके से देखा जाए, ऑर्गेनाइज फॉर्म में देखा जाए, तो बहुत बड़ा इस समय डोमेस्टिक सर्विस इंडस्ट्री है, जिसमें अब हाउस जॉब्स हैं, क्लीनिंग है, कुकिंग है, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो, तो ये भी बाकायदा इंडस्ट्री में इंक्लूड हो सकता है या होता है। और इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सरकार के द्वारा की जाती है, जैसे रिसर्च, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है उसमें इंक्लूड की जाती हैं। ओके, और कोई भी एक्टिविटी जो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या छोटे ग्रुप के द्वारा की जाएंगी, क्लब के द्वारा की जाएंगी, जिसमें लेस देन 10 मेंबर्स होंगे, वो इंडस्ट्री में काउंट हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए तो हमने ये सारा एक्ट जो है वो स्टडी किया है या अब आगे हम करेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, विवाद, और इंडस्ट्रियल का मतलब विद इन इंडस्ट्री के अंदर जो भी झगड़ा होता है। अब ये इंडस्ट्री में झगड़ा किस किस के लोग बीच में हो सकता है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन लोग हैं। इंडस्ट्री में जो है एम्प्लॉयर हैं, इंडस्ट्री के अंदर वर्कर हैं, राइट। तो मेन जो डिस्प्यूट होता है वो तो हमेशा इन दो पक्षकारों के बीच में ही होता है, दो पार्टीज़ के बीच में होता है। अगर हम एक जर्नल फॉर्म में बात करें और किसी से भी हम पूछें, तो उसका जवाब यही मिलेगा आपको कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में जो झगड़ा है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बल्कि ऐसा तो है ही है, ये तो एक तो कॉमन बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सिर्फ उन दोनों के बीच में झगड़ा हो। वर्कर के बीच में भी हो सकता है और एम्प्लॉयर के बीच में भी झगड़ा हो सकता है। तो डिस्प्यूट तो दो पक्षकार में या दो से ज़्यादा पक्षकारों में किसी में भी हो सकता है। वर्कर्स के बीच में, वर्कर्स एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, किसी भी तरह का डिस्प्यूट जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, रिलेट करना चाहिए इंडस्ट्री से। ये नहीं है आपका कोई पर्सनल झगड़ा है तो आप उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं बोलोगे। पर्सनल किसी भी डिस्प्यूट को, पर्सनल में भी कई चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए दो वर्कर के बीच में किसी पर्सनल बात को लेकर झगड़ा है, वो कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक वर्कर को एम्प्लॉयर ने जानबूझकर नौकरी से निकाल दिया है तंग करने के लिए या उसको परेशान करने के लिए, ये पर्सनल डिस्प्यूट नहीं है। बेशक से एक एम्प्लॉयर के साथ, एक वर्कर के साथ हुआ। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब सिर्फ एक पर्सन का झगड़ा या बहुत सारे पर्सन, मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे जो ग्रुप है वर्कर का सबका झगड़ा होगा तभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेंगे, नहीं। अगर एक सिंगल वर्कर का भी डिस्प्यूट है ना मैनेजमेंट के साथ, उसकी एक्टिविटीज़ को लेकर, इंडस्ट्रियल जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर, तो हम इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही मानेंगे। इसके लिए मैंने एक और थोड़ा सा मटेरियल मैंने कहीं और से लिया है, और क्योंकि जिस बुक से हम बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मटेरियल कम है, तो मैं आपको यहाँ और ले जाना चाह रही हूँ। इसको आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। या इसके हिसाब से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन वही जो मैंने बताई है, और थोड़ी सी बातें ध्यान में इसमें ज़रूर रखना कि डेफिनेशन में जो है वो क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसे डिफरेंस और डिस्प्यूट का मतलब कोई ना कोई आपके विचारों में जो है एक तरीके से डिफरेंस है, ठीक है, आपके विचार नहीं मिलते। अब एम्प्लॉयर देखिए, अब दिख रहा है आपको एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर्स वर्कमैन के बीच में, और वर्कमैन के बीच में, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि डिस्प्यूट शुड बी कनेक्टेड विद, डिस्प्यूट किससे कनेक्ट होना चाहिए, आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ सच पर्सन। अभी अब नॉन एम्प्लॉयमेंट से आप कोई बच्चे को कन्फ्यूज़न होने लग जाएगा कि जॉब से रिलेटेड तो होगा। जॉब से रिलेटेड का मतलब जॉब पर लगाने से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए बोनस है, आपको पूरा नहीं मिल रहा है, आपको कमीशन है, आपको सैलरी या वेजेस है पूरी नहीं मिल रही है, दैट इज़ कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट। नॉन एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप ले सकते हो जैसे कि ये मान के चलिए कि आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, लेकिन वर्किंग प्लेस पे कर रहे हैं, अननेसेसरली आपको कोई पेनल्टी दी जा रही है, दैट इज़ कनेक्टेड विद नॉन एम्प्लॉयमेंट। मतलब इसमें जो है तो आप
वर्किंग प्लेस पे ही हो, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम्स और टाइप की हैं, मिसबिहेव है, अननेसेसरली हैरासमेंट है हमारा, तो वो सारी नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकती है। उसके अलावा टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, जैसे वर्किंग आवर्स जो है हमारे 8 घंटे होने चाहिए, हमसे 10 घंटे काम करा रहे हैं, या 5 घंटे होने चाहिए, हमसे 8 घंटे काम कराया जा रहा है। वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, जिन जिन कंडीशन से हमसे काम कराया जाता है वो कंडीशन अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम मानेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक यहाँ पे और ले जाना चाहूँगी, ये भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसको भी आप ध्यान रख लेना कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की क्या रीज़न है। जैसे मैंने अभी बताया, इकोनॉमिक कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं कि आप वेजेस की डिमांड कर रहे हो, आप चाहते हो कि वेजेस बढ़ाए जाएं, पर आपका जो एम्प्लॉयर है आपकी वेजेस, अलाउंसेस, बोनस में इंक्रीज़ करना नहीं चाह रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, जब महंगाई बढ़ती है, जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, तो वर्कर जो है या वर्कमैन जो है, जो लेबर क्लास है, वो भी ये एक्सपेक्ट करती है कि उनकी जो है उनकी वेजेस बढ़ाई जाए। पर मैनेजमेंट, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मैनेजमेंट जो है प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने के चक्कर में लेबर के साथ एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो इस वजह से एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इकोनॉमिक कॉज की हम बात कर रहे हैं। फिर है इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। वर्कर चाहते हैं कि वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूव किया जाए, जैसे पानी का बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे जहाँ काम करते हैं वहाँ सेफ्टी नहीं है, जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, लाइट प्रॉपर नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, ये सारी आपकी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है। फिर उसके अलावा ऑटोमेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। मान लीजिए वर्कर्स को ये लग रहा है कि अब हमारी फैक्ट्री जो है वो मॉडर्नाइज हो रही है, तो कल को हमारी जॉब पर बात आ सकती है, तो वो इस चीज़ को इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं और इसके अगेंस्ट स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं। ये भी डिस्प्यूट्स का रीज़न है। अदर इकोनॉमिक कॉज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आपको कोई प्रोविडेंट फंड पूरा नहीं मिल रहा है, आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, आपको छुट्टियों का वेतन नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन इकोनॉमिक कॉज में भी इकोनॉमिक कॉजेज़ में आ सकती हैं, ठीक है। सो ये तो हो गए हमारे कॉज इकोनॉमिक। अब नॉन इकोनॉमिक कॉजेज़ कैसे हैं, जैसे इनडिसिप्लिन एंड वायलेंस। तो कई बार वर्कर्स के अंदर ही इनडिसिप्लिन देखने को मिलता है, और कई बार वर्कर जो है एम्प्लॉयर को परेशान करने के लिए भी इस तरीके का सीन करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो उनके पार्ट पे भी हो सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी ना है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है या जो रीज़न है वो सिर्फ एम्प्लॉयर की वजह से क्रिएट हो रहा है। वर्कर भी कई बार गड़बड़ करते हैं, वो भी कई बार इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो और इसके अलावा पॉलिटिकल कॉज, आपने देखा होगा या आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी कि राजनीतिक जो पार्टीज़ हैं, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ट्रेड यूनियन के साथ कनेक्टेड होती हैं, और अगर किसी भी इंडस्ट्री में स्ट्राइक करवानी है तो वर्कर्स के जो ट्रेड यूनियन के जो हेड हैं, जो बॉस हैं, एक तरह से जो एक तरीके से ट्रेड यूनियन का जो एक हेड होता है, जो वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको एक तरीके से अपने साथ मिला और इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है इंडस्ट्री में, ताकि इंडस्ट्री चलाने वाला एम्प्लॉयर जो है वो परेशान हो जाए और उनकी कंडीशन मानने को तैयार हो जाए। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कनेक्ट हो जाती हैं वर्कर्स के साथ, और कई बार वो इंडस्ट्री के जो ओनर है, एम्प्लॉयर के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर के साथ होगी, बट वो अपना कहीं ना कहीं से अपना एक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इन लोगों को अपना हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन हम मानते ही नहीं है। कई बार एम्प्लॉयर अड़ जाता है इस बात पे कि मैं किसी ट्रेड यूनियन को नहीं मानता, अगर आपको यहाँ काम करना है तो किसी यूनियन के चक्कर में आप नहीं पड़ सकते, यहाँ कोई यूनियन नहीं बनेगी। पर इस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं तो भी झगड़ा क्रिएट होता है। डिफेक्टिव लीडरशिप, जो लीडर अगर हमारा डिफेक्टिव हो, या लीडर अगर हमारा इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है, उसकी बात हम नहीं सुनते, या उसका हमारे पे कोई भी जैसे अब यूनियन का लीडर है तो वो भी गड़बड़ कर सकता है ना, उसका भी हम हो सकता है ट्रेड यूनियन का जो लीडर है उसकी अपने वर्कर के साथ ही नहीं बनती, या जो है वो उनको सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहा है। सो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। या कई बार वो क्या होता है, ऑनर के साथ मिल जाते हैं और फिर वर्कर को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। नेक्स्ट इज़ अदर नॉन इकोनॉमिक कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो और नॉन इकोनॉमिक कॉजेज़ कौन कौन से हैं, जैसे बहुत सारी अफवाहें फैल जाती हैं, र्यूमर्स फैल जाते हैं कुछ अलग अलग बातों को लेकर, और कम्युनिकेशन नहीं है। वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा है। वर्कर अपनी प्रॉब्लम लेकर जब भी जाते हैं तो वहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती। बिहेवियर ऑफ सुपरवाइज़र जो सुपरवाइज़ करते हैं वर्कर्स को, उनके काम को चेक करते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता। ट्रेड
ट्रेड यूनियन राइवलरी, कई बार तो ट्रेड यूनियन आपस में जो है इतनी उनकी वर्कर्स के बीच में ही इतने आपस में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कि असली मुद्दे को वो भूल जाते हैं। रिक्रूटमेंट सिस्टम बहुत इफ़ेक्टिव है, जिस तरीके से लोगों को काम पर लगाया जाता है वो पॉलिसीज़ बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अनलॉफुल ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, गलत तरीके से वर्कर्स को काम ना देना या काम से परमानेंटली हटा देना बिना किसी जेन्युइन रीज़न के, वो भी एक प्रॉब्लम है। मिसबिहेवियर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, हमारे अधिकारी जो लोग हैं उनका हमारे साथ मिसबिहेवियर। एक्सेसिव स्टैट्यूट्स, ये एक तरीके से अननेसेसरली फॉर्मेलिटीज़ और हमारे पर एक अननेसेसरली कई तरीके की बाउंडेशन लगाना, तो ये भी एक बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक एनवायरनमेंट को बड़ा बर्डन में कन्वर्ट कर देता है। सपोर्ट द स्ट्राइक ऑफ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, कई बार क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक हो गई है तो बाहर के कुछ लोग उनको प्रमोट करते हैं, स्ट्राइक को बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो कम होने का नाम नहीं लेते और वो लगे रहते हैं। तो ये थे हमारे आज की डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस हमने आज कवर की और कुछ डेफिनेशंस अभी भी रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में कवर करेंगे। सो आपको इस वीडियो में क्या क्या समझाया हमने, एक तो डिस्प्यूट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में और एक दो और जो मेन डेफिनेशंस थी उसके बारे में आपको पता लगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।